नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। मध्य प्रदेश के सीएम आवास में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि और सम्मान अर्पित किया जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता, गणमान्य नागरिक और लोकतंत्र सेनानी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उनके अनुभवों को सुनकर उन्हें नमन किया और उनके योगदान की सराहना की। सीएम हाउस में आयोजित यह आयोजन लोकतांत्रिक मूल्यों और संघर्ष की स्मृति को जीवंत करने की एक कोशिश रही। वहीं सीएम ने कहा कि ऐसे वीरों का योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने लोकतंत्र को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि सरकार ऐसे सेनानियों के सम्मान और हितों के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। 70 साल से ऊपर वाले लोकतंत्र सेनानियों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। ये भी एक बड़ी घोषणा सीएम ने की। एयर एम्बुलेंस की सुविधा हम अपने सरकार के माध्यम से देंगे, ये भी सीएम ने कहा। शासन के सभी योजना में पात्रता के अनुसार सबसे पहले लोकतंत्र सेनानियों को लाभ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 3 तलाक के नियम को कांग्रेस ने नहीं बदला, ये भी सीएम ने कहा। और सीएम ने आगे कहा कि संविधान की हत्या करने वाले क्या संविधान बचाएंगे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा को बढ़ाया था। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे दुनिया को संदेश दिया। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने देश के सेना का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर पर जो टिप्पणी अमेरिका, पाकिस्तान और दूसरे देशों ने नहीं की, वह नेता प्रतिपक्ष ने किया। हमारा इतिहास लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों को बधाई देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। कहा है नेताओं ने, उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ राय है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। आज लोकतंत्र सेनानियों का पूरे प्रदेश स्तर के सारे सेनानियों का यहाँ सीएम हाउस में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से हमने 50 साल जो आपातकाल का कला समय था, खास करके एक तरह से ये संविधान की हत्या दिवस के नाते से था। और इस अवसर पर जब हमने पूरे देश भर में कार्यक्रम संपन्न किया, ऐसे में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के तमाम लोकतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन में वो 19 महीने अलग अलग प्रकार से जेलों में बिता करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा की थी। 25 जून 1975 के रात के 12 बजे संपूर्ण भारत में इमरजेंसी लागू की इंदिरा गांधी के द्वारा। आप लोगों को ये भी जानना आवश्यक है कि 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आप प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं हो, सांसद रहने लायक नहीं हो। 6 साल के लिए उनको डिबार किया। 12 तारीख के बाद 25 जून को स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए देश में प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जमायत इस्लामी, जमायत उल उलेमा और आनंद मार्ग 1,55,000 कार्यकर्ताओं को जेल के हानि दीवारों के पीछे डाल दिया। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 8,000 कार्यकर्ताओं को जेल के पीछे रखा और एक एक्ट लगा, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट। देखिए, पहले तो हम उस आपातकाल को समझें कि लगा क्यों था, क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी, क्या पटना की रैली में कहा गया था जब सेना को, पुलिस को कहा गया था कि आप विद्रोह कर दें, देश को तोड़ने की बात कही गई थी, किस तरीके से गुजरात के अंदर पटरियां उखाड़ दी गई थी, किस तरीके से बड़ोदरा में FIR हुई थी, वो सब सबूत हैं। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन उस आपातकाल लगने के बाद, जो कि संविधान में था, कोई संविधान के बाहर तो था नहीं, संविधान सम्मत था, और उसके बाद फिर चुनाव भी करवाए थे ना। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में जो सत्ता पक्ष है, उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया है और उनका कहना है कि भाई जिन्होंने संघर्ष किया इमरजेंसी के दौरान, उनको सम्मानित किया गया। वहीं जो विपक्ष है वो कह रहा है कि भाई उस इमरजेंसी को समझिए, वो इमरजेंसी लोकतंत्र के हिसाब से लगाई गई थी। अब आप सोच सकते होंगे, इमरजेंसी को भी अभी सही ठहराया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। फिलहाल ऐसे कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ डॉक्टर RK शुक्ला जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी हमसे थोड़ी देर में ही जुड़ेंगे। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले धर्मेंद्र शर्मा जी, आज लोकतंत्र सेनानी हैं, उनको सम्मान दिया गया है
और उनको सम्मानित किया गया है। उन लोगों ने संघर्ष किया था इमरजेंसी के दौरान, ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया और उनको बड़े जो है एक बड़ा ऐलान भी किया गया कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को फ्री इलाज मिलेगा, एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी और तमाम तरह के घोषणाएं भी की गई हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है जो इमरजेंसी लागू हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि अगर इन्होंने संविधान दिवस हत्या के रूप में ये मना रहे हैं तो अभी देश कौन से संविधान से चल रहा है? आज भारत देश संविधान से ही चल रहा है ना। अगर आप मानते हैं कि संविधान की हत्या हो गई तो देश कैसे चल रहा है ये बताने का कष्ट करेंगे। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप मुझे समझाएंगे क्या देश में लोकतंत्र की सबसे मजबूत जो ताकत है वो है भारत का संविधान, और भारत के संविधान से ये देश चल रहा है। अगर देश में संविधान की हत्या हो गई तो आज जो संविधान ये देश की सरकार है और देश में जो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया चल रही है वो किस संविधान के तहत चल रही है ये बीजेपी के नेता नहीं बता सकते, क्योंकि ये लोग सदैव से लोकतंत्र विरोधी रहे। आज भारत में अगर इमरजेंसी की बात की जाए तो आज आपातकाल है। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया सच्ची खबर नहीं दिखा सकता। अगर मीडिया का कोई वर्ग सच्चाई खबर दिखा दे, अगर सच्चाई बता दे तो सुबह उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। ऐसा ये आप लोग की सोच है, ऐसा तो नहीं है सर। हम लोग तो खबरें डंके की चोट पर दिखाते भी हैं और आप जैसे वरिष्ठ जो प्रवक्ता है उनको जोड़ते भी हैं। ऐसा नहीं है सर, ये आप लोग ने एक बना लिया है। इमरजेंसी में क्या हुआ था सर? इमरजेंसी में अच्छा क्या हुआ था? पत्रकार दिखा सकते थे। अरे आप मुझे बताइए, दैनिक भास्कर ने एक खबर छाप दी थी सर, वो किसने क्या किया हम उस पर नहीं जाएंगे सर। ऐसे सर हम आप एक अपवाद के रूप में कोई चीज लेकर आएंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे किसने क्या किया। एनडीटीवी इंडिया से रवीश कुमार जी को मजबूरन हटना पड़ा ना, इसे आपातकाल कहते हैं। आपातकाल कहते हैं। आप देखिए कहाँ पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी आज चैनल से बाहर है, इसको आपातकाल कहते हैं। मीडिया के लोग भी सच्चाई नहीं दिखा सकते। सर क्या है सर, हम सर और पत्रकारों के बारे में नहीं जानते हैं और चैनलों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन एशियन न्यूज ऐसा है कि वो डंके की चोट पर खबरों को दिखाता है। और पत्रकार क्या करते हैं वो आप जानिए, वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से नाम गिनाइए। लेकिन इमरजेंसी की बात करूंगा सर तो आधे से ज्यादा पत्रकार जेल में हुआ करते थे, उसके बारे में भी बता दीजिए। ऐसा नहीं है सर, हम आएंगे, अगर हम आपके समय में भी आएंगे ना सर, आपके समय में भी आएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये पत्रकारिता आज से हो रही। पत्रकारिता हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं। कांग्रेस केंद्र में थी तो क्या क्या हुआ था, किन किन पत्रकारों पर क्या क्या होता था, सर सबको मालूम है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। सर आप अपनी बात रखिए, लेकिन सर आप दूसरों पत्रकारों की बात ना कीजिए, ठीक है? हाँ बोलिए। अरे तो ये मेरे मन के विचार हैं, आप अपने विचार मेरे मन में डालेंगे क्या? नहीं, हम डाल नहीं रहे, लेकिन दूसरों आप अपवाद लेकर यहाँ पर आएंगे तो हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना सर, टोकना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र जी, अरे बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देगा ना, आपको बीजेपी के प्रवक्ता बनना है। प्रभु मनीष जी, आप गंभीरता से मेरी बात को सुनिए। मैं एक बात कर रहा हूँ कि आज लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार पतन होता है। इमरजेंसी का दौर इस समय अगर विपक्ष का नेता कोई आवाज उठाता है, उसके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तत्काल पहुंच जाता है। एक बीजेपी के जज के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के जज के कारण इस देश में अलगाववाद की स्थिति है, ये देश भीषण वर्ग संघर्ष के लिए तैयार है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भाजपा का सांसद ऐसा बोल सकता है क्या? उस पर कोई कार्रवाई हुई? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया के बारे में जब बीजेपी का सांसद इस प्रकार की गंभीर निम्न उत्तर की टिप्पणी करता है, उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अविशार शर्मा से लेकर पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी से लेकर तमाम पत्रकारों के नाम बता दूंगा। सर ये लगता है आपके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, बार बार आप उनका नाम ले रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि आप जाकर डिबेट में आप घनिष्ठ मित्रों का नाम लें। तो सर अपने घनिष्ठ मित्रों का नाम ना लीजिए। अगर आप इस तरह की बात करेंगे सर तो इंदिरा गांधी ने भी, अगर आपको इतिहास पता हो तो हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें, इंदिरा गांधी ने भी एक ऐसे ही जज के खिलाफ क्या क्या बोला था। सर आप भी थोड़ा इतिहास में जाकर पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा। लिए 12 साल जेल में बिताए। जब देश आजाद हुआ अंग्रेजों से लड़कर, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी और इनकी मातृ संस्था आरएसएस की मुखबरी कर रही थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आज क्या स्थिति है ये आप बता सकते हैं क्या? अघोषित इमरजेंसी और आपातकाल इससे साबित होता है
इस देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया को बीजेपी का एक मंत्री आतंकवादियों की बहन कहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नेताओं ने उससे इस्तीफा नहीं ले पाया। अघोषित इमरजेंसी अगर आपको देखनी है तो मध्य प्रदेश में देखिए किस प्रकार से बीजेपी के नेता लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो, जमीनों पर कब्जा हो। ठीक है, 1 मिनट रोकना चाहेंगे। हमारे साथ मंजरी जैन जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। मंजरी जैन जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जी जल्दी से धर्मेंद्र जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, आपने मुझे बोलने कहाँ दिया? पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लेते हैं। सर आप बोलिए ना। सर अब कोई नेता आ रहा है तो उसके भी तो स्वागत करना पड़ेगा। जी बोले, आप अपनी बात रखें ना। आज देश अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है। आप पुरानी बात कर जनता को आज के मुद्दों से विमुख नहीं कर सकते। आप बताइए आज क्या कारण है कि सरकार से सवाल करने पर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं, सत्ता से सवाल करने पर आप पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं, और उस पत्रकार की पिटाई का वीडियो आपके पास होगा, किस प्रकार से उसको थाने में जाकर पिटा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय सरकार का दोहन कर रहे हैं, और आपातकाल मध्य प्रदेश ही पूरे देश में इस समय लगा हुआ है। ठीक है, सच नहीं दिखा सकते। ठीक है। मंजरी जैन जी जवाब दीजिए। इनका कहना है कि भाई बीजेपी ने अघोषित आपातकाल लगा रखा है, उस आपातकाल की बात मत कीजिए, अघोषित आपातकाल की बात कीजिए। जो घोषित आपातकाल था उसकी बात नहीं होनी चाहिए। मंजरी जैन जी जो 1975। ठीक है, धर्मेंद्र भाई आते हैं ना। अब हो गया आपका, अब हो गया। धर्मेंद्र भाई आते हैं, मंजरी जैन जी बोल रहे हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। ठीक, मंजरी जैन जी आप बोलिए। कांग्रेस का इतिहास काला इतिहास है, जो इमरजेंसी का टाइम था। मैं जानती हूँ कि उस समय क्या हुआ था। मेरे ससुर जी भी मीशाबंदी रहे हैं, और हमारे परिवार पर क्या बीती थी वो हमारा परिवार जानता है। किस तरह से सिर्फ उन लोगों ने ही आपातकाल का दंश नहीं झेला जो सिर्फ जेल में थे, बल्कि उन लोगों ने भी मतलब पूरे हिंदुस्तान ने उस आपातकाल के दंश झेला था। और हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो 15 साल 14 साल के बच्चे थे, उनको तक उस आपातकाल में जेलों में ठूस दिया गया था बिना कुछ बताए। कोई बच्चे तो एग्जाम दे रहे थे, उनको वहां से उठाकर जेल में डाल दिया गया था। आज वो लोग हैं, अपनी आप बीती वो खुद अपने मुख से सुनाते हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि अभी के शासनकाल को आप कहते हो अघोषित शासनकाल है। जब जनता सुख महसूस करती है, जब जनता मोदी जी के कार्यकाल पर विश्वास करती है, उनके कहने पर विश्वास करती है, और आज जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जनता आज जिस तरह से उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रही है और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही, वो तो कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस कांग्रेस ने देश के अंदर सबसे अधिक राज किया। एक मूलभूत सुविधाएं भी कांग्रेस जो है उस देश को नहीं दे पाई थी। महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए एक शौचालय को आप बनाकर दे नहीं पाए थे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। तो मैं ये बता दूं कि उस समय का जो आपातकाल था, इंदिरा गांधी जी को जो चुनाव अघोषित अयोग्य घोषित हुई वो, तो उन्होंने जब 12 तारीख को ये डिसीजन आया, उसके बाद फिर जिस तरह से सारे क्रियाकलाप हुए और रातों रात तत्कालीन राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया। ना ही इनकी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, ना किसी मंत्री को पता था, ना किसी सांसद को पता था, और फिर सुबह पेपर के माध्यम से लोगों को पता चल रहा था। चौथा स्तंभ जो हमारी पत्रकारिता है उसके ऊपर आपने बैन कर दिया था। न्यायिक शक्तियां आपने छीन ली थी और आम आदमी का जीवन दूभर कर दिया था। किसी को पता नहीं था ये क्या हो रहा है। तो सत्ता की कुर्सी पाने के लिए आप किस हद तक गिर जाते हैं। और आज भी डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, ठीक है मंजरी जी आते हैं। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कितने खतरे में आप लग रहे हो? आपको लग रहा है कि आप बड़े खतरे में हैं और आपको कोई खतरा है किसी से? जिस तरह से भाई धर्मेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं, आपको लग रहा है, आप भी तो पत्रकारिता करते हैं, तो आपको लग रहा है कोई दिक्कत परेशानी? देखिए, 15 अगस्त 1947 से लेके आज दिनांक तक कोई भी भारतवासी खतरे में नहीं है। हाँ। सिवाय राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा को छोड़ दिया जाए तो। अब आज का जो मुख्य मुद्दा है, निश्चित रूप से 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, काला धब्बा। प्रकार से किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। अब दूसरा है कि आज जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र सेनानियों को और भी रियायतें दी हैं, उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन उसमें एक मेरा सुझाव, उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया है, वो क्यों? जितने हैं उन सभी को सुविधाएं प्रदान करें, क्योंकि
राष्ट्र हित में और देश हित में काम करने वाले किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र के लोग हों, उनका सम्मान अगर कोई भी सरकार करती है, बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है, कोई संगठन करता है, तो उसका हम सबको स्वागत करने चाहिए, समर्थन करने चाहिए। हाँ, अगर जो हमारे कांग्रेस के इन प्रवक्ता बोल रहे थे, अगर मोदी कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को उठाने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखे तो जनता के पास पहुंच जाए। लेकिन इमरजेंसी को तो ये लोग कह रहे हैं भाई, इनके तरफ से तो कहा जाता है कि इमरजेंसी को तो ये लोग कहते हैं कि नहीं जी ठीक था, हम तो लोकतंत्र के दायरे में हमने काम किया। इमरजेंसी लोकतंत्र के दायरे में क्या काम किया गया इमरजेंसी, अब आप बताइए ना। ये देखिए, आते हैं धर्मेंद्र जी, आते हैं धर्मेंद्र जी, आ रहे हैं आपके पास है, आ रहे हैं, ठीक है आप बोलिए। हाँ, हमारे संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान है, लेकिन उस इमरजेंसी सर इमरजेंसी किस स्थिति में लगाई जाएगी ये भी देखना बहुत जरूरी है। वो स्थिति और आज की स्थिति की बात कर लें तो इमरजेंसी किस स्थिति में लगाई जाएगी ये भी देखना होगा ना। जो हमें प्रावधान दिए गए हैं उस प्रावधान में ये भी क्लॉज है कि हम किस किस स्थिति परिस्थिति में लगा सकते हैं। इमरजेंसी जहां तक मैं समझता हूं सिर्फ एक ही दिशा में लगाई जा सकती है, देश पे कोई समस्या हो, संकट हो विदेशी शक्तियों से, अगर किसी नेता पे समस्या है, संकट है, तो वो इमरजेंसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। 75 में किया गया वो गलत था। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए किसने कहा? हमने ये कहा इमरजेंसी उस समय जो लगाई गई वो संविधान के दायरे में लगाई गई, लेकिन हमारे सर्वोच्च नेता ने कहा कि वो एक गलत निर्णय था। सर आप ही के प्रवक्ता ने ये बातें कही, हमने नहीं कही है। कल भी आपके प्रवक्ता ये बात कहे थे। सुनिए, आप बोलने देंगे मुझे? सर आप पूछ रहे किसने कहा तो हम आपको बताएंगे ना सर। आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो जवाब भी तो सुनेंगे ना आप। हाँ बोलिए। अभी इमरजेंसी को सही ठहरा, हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी ने भी उसके लिए देश से माफी मांगी। और 50 साल पुराने मुद्दे को लेकर आज आप जब राजनीति करते हैं तब हम बोलते हैं कि उस समय जो इमरजेंसी लगाई गई वो भी एक संवैधानिक दायरे में रहकर लगाई गई। उस समय एक केंद्रीय मंत्री की हत्या हो गई, कई मंत्रियों के घर जला दिए गए, लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, सही नहीं ठहरा रहे। हम बात कर रहे हैं 50 साल बाद जनता जो अघोषित इमरजेंसी को झेल रही है। इस देश में आज लोकतंत्र कहाँ है? क्या आप विपक्ष के नेताओं को, विधायकों को खरीद कर चुनी हुई सरकार को गिराकर सरकार बना लेते हैं? लोकतंत्र है, घोषित इमरजेंसी नहीं है। आज ग्वालियर में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे, ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है? क्या कारण है? जिसने संविधान बनाया, जिस व्यक्ति को पूरा देश संविधान निर्माता के रूप में जानता है, आप उसकी एक मूर्ति नहीं लगा सकते? उसकी मूर्ति लगाने में आपको दिक्कत है? जो मामला न्यायालय में चल रहा है आप उसमें बात करेंगे तो फिर आप कहते हैं इमरजेंसी है। ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र भाई ये भी तो समझना पड़ेगा ना धर्मेंद्र जी, बहुत सारी चीजें उसको भी आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे? आप कह रहे हैं यहाँ पर काफी सारी बातें आपने कही की मूर्ति लगाने में क्या गुरेज है, क्या प्रावधान है? जिस व्यक्ति से पूरा देश, जिस व्यक्ति के बनाए हुए संविधान से पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है, न्यायालय चल रहे हैं, उस न्यायालय में अगर बीजेपी तो कहती है कितना सम्मान आपने दिया था, सरकार थी कितना सम्मान दिया था आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर को? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी थी जिसने अपने महाराष्ट्र के सांसद का इस्तीफा लिया और वहां से बाबा साहब को द्वारा सांसद बनाकर संविधान सभा लोकसभा तक लेकिन पहुंचने नहीं दिया, किसी लोकसभा तक लेकिन पहुंचने नहीं दिया। सर्वसम्मति से सुनिए, बीजेपी के 298 सांसद थे उस समय जिन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने के लिए समर्थन दिया था। नहीं, कांग्रेस के 298 सांसदों ने सर्वसम्मति से बाबा साहब को भी संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया था। आप ये बादशाह यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान एक जिम्मेदार चैनल पर बैठकर मत बताइए, पढ़ लिख कर आइए, तैयारी कर आइए। सर आप हमारी तैयारी है सर, आप तैयारी कीजिए, आप इतिहास पढ़ते नहीं है, थोड़ा इतिहास का ज्ञान रखेंगे। हम आपको सुन रहे हैं, बड़े सम्मानीय आप हैं, लेकिन थोड़ा इतिहास भी, अगर थोड़ा इतिहास का ज्ञान भी जरूरी है धर्मेंद्र भाई, थोड़ा इतिहास का ज्ञान भी जरूरी है, थोड़ा इतिहास का ज्ञान भी जरूरी है कि क्यों भीमराव अम्बेडकर जी ने क्यों इस्तीफा दिया था, क्या था, बहुत सारी चीजें हैं सर, उसको भी थोड़ा पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है। बताइए ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष कैसे बनाया था? कुछ पार्टी ने बनाया। ठीक है, मंजरी जैन जी दो बातें ये कहते हैं, एक बात कह रहे हैं हमारे नेता ने कहा कि जो आपातकाल घोषित किया गया था वो ठीक नहीं था, दूसरी बात ये कहते हैं कि आपातकाल जो है
लोकतंत्र के हिसाब को देखकर ही भाई वो आपातकाल लगाया गया था, संविधान के हिसाब से ही आपातकाल लगाया गया था। दो बातें हैं, एक तरफ कह रहे हैं गलत भी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं संविधान को देखते हुए लगाया गया था। मतलब चिट भी अब मेरी, पट भी मेरा। बातें होती करते हैं ये हमेशा से, और हमेशा से सत्ता की भूख ऐसी रही है कि कई ऐसे हीरो को, कई ऐसे नेताओं को जमींदोज करा, उनको दफन कर दिया गया, उनको इतिहास के पन्नों पर कभी लाया नहीं गया, सिर्फ गांधी परिवार को उकेरा गया उस इतिहास के पन्नों पर, जो हम सब जानते हैं। जिस तरह से चाहे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर लें, उस समय नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, जब एक वोट भी उनको नहीं मिला, उसके बाद भी नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। आप लगातार इतिहास देखिए ना पूरा। इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान की हत्या की थी। उस समय संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं था, उन्होंने तो उस आत्मा को तार तार कर दिया संविधान के। और देखिए, और एक और बात बताती हूँ कि 11 साल का जो इंदिरा गांधी जी का शासनकाल रहा, उसमें इमरजेंसी के भी बाद वो 77 तक शासन करती रही अप्रत्यक्ष रूप से। तो अगर हम देखते हैं 66 से 77 और इधर हम मोदी जी का 11 साल का शासनकाल की यदि तुलना कर लें, तो आप बताइए कि 11 साल में 38 बार इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया और असंवैधानिक तरीके से गिराया। संविधान में उसकी आत्मा को तार तार करके गिराया गया। और वही मोदी जी के शासनकाल में देख लीजिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि ये एक प्रश्न इन्होंने पूछा था जो मेरे स्लिप हो गया, अगर आपको याद होता आप बताएं जी। कि संविधान की, हाँ, आप ये आघोषित आपातकाल है, तो आप ये बताइए कैसे आघोषित आपातकाल है? जो नेता आपके जमानत पर घूम रहे हैं वो आघोषित आपातकाल के तहत घूम रहे हैं क्या? उसका जवाब दीजिए। जो भ्रष्टाचार का बीज कांग्रेस ने बोया था, आज उसका दंश हम झेल रहे हैं। जो धारा 370 कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए लगाई थी, उसका दंश आज देश झेल रहा है। लेकिन यदि उसको हटाने का काम किया है और संविधान में संशोधन किया तो राष्ट्र के लिए किसने किया? मोदी जी ने किया। आप किस लिए संशोधन करते थे संविधान का? 3 तलाक जैसे जो दंश हमारी बहनें झेल रही थी। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, ये कब तक चलेगा? मतलब बीजेपी तो भाई, बीजेपी को भी मालूम है कि अगर कांग्रेस को घेरना है तो ये एक ऐसा दिन है जब ये दिखाया जा सकता है कि उस दिन ना दलितों को देखा गया, ना पिछड़ों को देखा गया, ना आगड़ों को देखा गया। जो आया वो जेल में गया इमरजेंसी के दौरान। और बीजेपी और कांग्रेस अब भीमराव अंबेडकर जी को ज़्यादा भुनाने की कोशिश ये कर रही है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि दलित, अगड़े, पिछड़े, अगर पिछड़े, अति पिछड़ों का अगर हमें साथ मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर अच्छा खासा इनका वोट बैंक मजबूत हो सकता है। जल्दी से देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। अब हमारे समाज का कोई भी वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो या कोई भी हो, ठीक है, वो आसानी से किसी भी राजनीतिक दलों की बातों में आने वाला नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का प्रसार हो चुका है। हाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी जो लोक दिवस मना रही है, कांग्रेस पार्टी लोग इसका जो संविधानात्मक दिवस मना रही है, दोनों को मनाने दो। इसका निर्णय जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। आने वाले चुनाव में इसका पर्दाफाश हो जाएगा और जो डिसीजन निकल के आएगा वो माना जाएगा। धर्मेंद्र जी, लेकिन अब भाई इतिहास अगर आप कुरेदते हैं तो फिर इतिहास बीजेपी भी कुरेद देती है। आप यहाँ पर दलितों की बात करेंगे तो वो भी कहेगी भैया बताइए दलितों के लिए आप लोग ने क्या क्या काम किया, फिर इस तरह की बातें सामने आने लगती हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर बातें सामने आने लगती हैं कि भाई उनके बयान क्यों चल रहे हैं पाकिस्तान में, आखिर पाकिस्तान की मीडिया क्यों खुश हो जाती है जब राहुल गांधी का बयान आ जाता है। तो इस तरह के सवाल फिर बीजेपी सर पूछती है। मनीष जी, आप बताइए इस देश में दलितों को, पिछड़ों को वोट का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया ना। आरटीआई किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दी। आज लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो मीडिया मजबूती से खड़ा है उसको इतने सारे अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिए। आपके हमारे तमाम पूर्वजों को जो सम्मान मिला वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। जब देश आजाद हुआ, जब हम अंग्रेजों से लड़कर इस देश को आजादी
दिला रहे थे। हमारे पूर्वज उस समय जब संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेजों की लाठियां और गोलियां खा रहे थे, तब इनकी मातृ संस्था के लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में आप एक चीज पढ़िए, आपके लिए मैं आग्रह करता हूं, आप भी पढ़िए। महाराष्ट्र के एक सांसद का जब कांग्रेस पार्टी ने रिजाइन करा के बाबा साहेब को चुनाव जिताकर वापस संविधान सभा का अध्यक्ष बनवाया, 298 सांसदों ने पूर्ण बहुमत देकर बिना किसी वोटिंग के उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया। उस दिन बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां जलाई थी, याद है आपको? क्यों जलाई थी? अगर ये संविधान को मानते हैं तो इन्होंने संविधान की प्रतियों की होली क्यों जलाई थी? इसका जवाब पूछिए बीजेपी के लोगों से, पूछ सकते हैं क्या? नहीं, आपके सामने मंजरी जी भी जवाब देंगी, मंजरी जी जवाब देंगी। लेकिन 2 सवाल आपसे किया था मैंने, और एक राहुल गांधी का बयान बड़ा चलाया जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि इसको लेकर सत्ता पक्ष बहुत घेर रहा है आपको। धर्मेंद्र शर्मा जी, राहुल गांधी का बयान बहुत चलाया जाता है, आपके कांग्रेस के नेताओं। अरे मैंने आपसे पूछा, आपने सवाल नहीं पूछा। इन्होंने संविधान की सर एंकर हम है सर, हमको डिसाइड कर लेने दीजिए, इतना तो हक दीजिए। आपसे 2 सवाल मैंने पूछा था, एक का जवाब आपने कहा मंजरी जी पर टाल दिया, मैंने मंजरी जी से जवाब ले लेंगे। लेकिन एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि आखिर क्यों राहुल गांधी को पाकिस्तान मीडिया बड़ी पसंद करती है। ये सवाल उठाती है बीजेपी, हम इसलिए सवाल कर रहे हैं। बताइए, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने का अधिकार ट्रंप को बीजेपी ने दे रखा है? ट्रंप कौन होता है? भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम की घोषणा हमारे देश से पहले करने वाला। सर आप लोग क्या सर, आप लोग या तो प्रधानमंत्री नहीं समझते आप लोग, यही दिक्कत है ना। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, ट्रंप से बात करके स्पष्ट कर दिया, अभी भी आप वहीं लटके हैं, वहीं भी लटके हैं सर, वहीं लटके हैं सर, अभी भी वहीं लटके। मंजरी जी जवाब दीजिए, उन्होंने धर्मेंद्र जी ने कुछ सवाल किए थे। नहीं, आप धर्मेंद्र जी आप वहीं लटके हैं, उससे थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा कांग्रेस को। सर देश के साथ नहीं खड़े होंगे, सर देश के साथ नहीं खड़े होंगे तो सर याद रखिएगा, कांग्रेस को हर राज्य में बहुत कुछ खोना पड़ेगा। सर इस बात को समझिए आप, ठीक है मंजरी जी? मैं वही कह रही हूँ कि ट्रंप ने खुद इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया, लेकिन कांग्रेस वहीं अटकी है, क्योंकि इनको पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है। राहुल गांधी की जो लाइन है वो सुर्खियां बनती है पाकिस्तान के अंदर, चीन का एजेंडा चलाएंगे, पाकिस्तान का एजेंडा चलाएंगे, और ऊपर से कहेंगे कि हम देशभक्त। अरे शर्म आना चाहिए धर्मेंद्र जी, शर्म आना चाहिए। देश विरोधी बयान देते हैं, आपने देखा देश विरोधी बयान देते हैं पाकिस्तान। उसी का जवाब ले रहे हैं धर्मेंद्र भाई, उसी का जवाब ले रहे हैं मंजरी जी से। शांत रहेंगे तब तो, आप हम लोग पर सवाल उठाने से बेहतर है थोड़ा शांत रह के जवाब सुन ले तसल्ली से, ठीक है? मंजरी जी जवाब दीजिए। मैं वही कह रही हूँ कि ये जो है राहुल गांधी जी की जो लाइन है वो पाकिस्तान में जो है सुर्खियां बटोरती है, वो एजेंडा पाकिस्तान का भारत में लेकर चलाते हैं और बात करते हैं कि हम हिंदुस्तान के हितैषी हैं, लगातार हिंदुस्तान को नीचा दिखाने। ठीक है मंजरी जी, धर्मेंद्र जी, RK शुक्ला जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय हमें बस इतने की इजाज़त देता है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो आपको बता दें कि सत्ता पक्ष जो है लोकतंत्र सेनानियों को वो सम्मान दे रहा है, लेकिन जो विपक्ष है उसको पच नहीं रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाई इमरजेंसी जब लागू की गई थी उस वक्त संविधान के दायरे में सब कुछ हुआ था। तमाम तरह की बातें और आरोप प्रत्यारोप तो इसी तरह चलते रहेंगे और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आने वाले दिनों में ऐसे ही दिखते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।